गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर में पूछे गए 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए पीटी में? आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझिए 6 क्वेश्चंस को आप करिए। देखिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपनी आंसर राइटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, पर आप उनमें जो गलतियां कर रहे हैं ये आपको नहीं दिखेगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि इसको इस तरह एग्जांपल लीजिए। जैसे कि अगर आप एक सड़क पर अपनी बाइक से जा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, पर कभी क्या होता है कि आपका स्टैंड लगा हुआ है या फिर आपका इंडिकेटर जला हुआ है या फिर कुछ गलतियां बाइक में हो रखी हैं और आप मजे में जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, आपको लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो आपको देख पा रहा है, ठीक है फ्रेंड, सामने से जो आपको देख रहा है वो आपकी गलतियां देख पाएगा और वो आपको बताएगा। तब आपको याद आएगा कि ये चीज मेरी गलती है। तो ये मेंटोर इसीलिए जरूरी होता है फ्रेंड्स। यूपीएससी में ये बहुत बार होता है कि आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उसमें उसको उस एंगल से नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप सही चीज कर रहे हैं, पर मेंटोर जब आपको देखता है तब आपको बताता है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। हालांकि गाड़ी तो आप ही को चलानी है फ्रेंड, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा कि आप उतर जाओ मैं चला देता हूँ, ऐसा नहीं। गाड़ी आप ही को चलानी होगी, लेकिन वो जो गलतियां हैं जिससे आगे चल के शायद आपको खतरा हो और वो बाद में वो आपको, है ना, जैसे आप स्टैंड लगा हुआ और आप आगे चल के गिर सकते हैं, तो वो देख के वो आपको बता देगा कि कहाँ पे गलतियां हैं। इसलिए मेंटोर की आवश्यकता होती है। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको एक मेंटोर की तरह यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट रहूंगा। ठीक है, देखिए कुछ चीजें समझिए इस तैयारी के दौरान में। 2017 है ना, कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। मैं जो जो चीजें आपको बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर, जो एक मिनट फ्रेंड, देखिए आर्ट एंड कल्चर, ये सेगमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको आपको पूरा करना है, क्योंकि देखिए इसको इतना ये है कि डुएबल है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और ये डुएबल है। आपको सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए 2017 में कितने 6 क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चंस में आते हैं, कोशिश करिए करने का। और थोड़ा मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि पी वाई क्यू आप 1995 से देखिए। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगा प्रिपरेशन में। और आप क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए इसका। ठीक है, कम कम शब्दों में अपने लाइन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु नदी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, पूछा है। ठीक है, बोला ऋग्वेद कालीन और सिंधु सभ्यता के लोग, है ना, उसकी संस्कृति में क्या अंतर है। तो बताइए, ऋग्वैदिक कालीन के जो आर्य थे और ये पुराने थे या ये पुराने थे? ठीक है, तो ये आप कमेंट करिए। देखिए आगे टाइम पीरियड याद रखिए। यहाँ देखिए ऑप्शन है, देखिए ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रण, हेलमेट, है ना, सिर अस्त्राण मतलब हेलमेट होता है, ये वर्ड देखिए यहाँ पे, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इसका उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कूट दिया हुआ है सही उत्तर का। तो बताइए कि 1 नंबर में, है ना, कुछ ऐसे समझिए कि आपको घबराना नहीं है, चीजों को समझना है। युद्ध और कवच ये जो है आर्य पहनेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको सिंधु घाटी में ज्यादा युद्ध का साक्ष्य मिला है क्या? नहीं ना, तो वो कवच क्यों पहनेंगे, वो हेलमेट का ज्यादा, उनके पास लोहे के औजार भी बहुत कम है। तो ये तो बात सही लग रहा है, एक आपको सही लग गया एकदम इजी तौर पे, एक सही है। तो एक जहां जहां पे सही है, यहाँ समझिए एक कहाँ कहाँ पे सही है फ्रेंड। देखिए एक ये, एक ये, एक ये, और ये एलिमिनेट हो गया, एक एलिमिनेट हो गया ना। अब आपका ये 3 आंसर में से कोई एक आंसर होगा, यही बात है ना। आइए देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्या सही है आपको लग रहा है? यहाँ देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान था क्या, बताइए? और ताम्र, और इन लोगों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र सब चीजों का ज्ञान था, ऐसा था क्या? बताइए इसके बारे में। ये क्वेश्चन गलत है ना, 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। आइए 2 नंबर को देखिए, 2 नंबर कहाँ कहाँ है? 2 नंबर ये एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही गया था फ्रेंड्स। अब एक या तीन, तीन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा तब। यहाँ देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु सिंधु घाटी के लोग इसे पशु को जानते थे। एक बार फिर से देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, ठीक है, ये ठीक है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि किंतु कि सिंधु घाटी के लोगों ने पशु को, तो सिंधु घाटी में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं क्या? नहीं ना, सिंधु घाटी में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले, किंतु आर्यों ने जो है इसको घोड़े से संबंधित है, वे उनको पशु बनाए थे पालतू। तो 3 सही है। तो 3 कहाँ कहाँ है? यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है इसलिए एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे 1 नहीं था इसलिए एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे 2 है इसलिए एलिमिनेट हुआ, और यहाँ 3 नहीं है इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप समझ रहे हैं चीजों को। एक और तीन, तो आपको बेसिक से पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन समझ जाइए कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र और साथ ही लौह का भी ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को ताम्र का ज्ञान था पर वह लोहे का ज्ञान से वंचित थे। मैंने ऊपर बताया था आपको, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी लोगों में। यहाँ देखिए जैसे, लेकिन सेंटेंस कितना अच्छा लिखा है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो आप ऐसे हड़बड़ में पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से चीजों को देखना है। यहाँ पे ताम्र और लोहा लिखा, लोहा था क्या? लोहा था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे गलतियां होती है। आइए उसके बाद नोट में क्या लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्यों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सिंधु घाटी में क्या है कि थोड़ा आप डिटेल जब पढ़िएगा ऑप्शनल लेवल पे, तो आपको समझ आएगा कि वहां भी घोड़े को लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिबेट चलता है, क्योंकि वहां पे भी कहीं न कहीं घोड़े के साक्ष्य एक बार मिले हैं, तो वहां पे डिबेट चलता है। एक घोड़े का साक्ष्य मिला था। देखिए आइए मणिपुरी, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो मणिपुरी संकीर्तन क्या है फ्रेंड्स, बताइए। सोचिए इसको, देखिए ऑप्शन को देखिए, इसमें भी कूट का इस्तेमाल करना है। तो बताइए क्या पूछा है, सही पूछा है। यहाँ देखिए सही पूछा है, ठीक है, सही एकदम अच्छा से देख लीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एकदम सही बात है। मणिपुरी संकीर्तनी जो है ये गीत और आपको नृत्य का प्रदर्शन है। एक नंबर सही हो जाएगा, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरह बर्डन कम हो जा रहा है। आप 3 गो में ही आपको देखना है। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, ये केवल करताल सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। क्या सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें, इस नृत्य और गान में, बताइए। करताल सिंबल ये एक ऐसा खासियत बता रहा है, इसलिए इस पर कंफ्यूजन आप देखिए इसको। तीसरा नंबर देखिए, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा है मणिपुरी संकीर्तन में, एक और तीन इसका सही हो जाएगा। एक और तीन, यहाँ देखिए बी नंबर, इसको देखिए बी नंबर। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेन समझिए। मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। तो गायन भी है, वादन भी है और नृत्य भी है, ये चीज आप समझ गए। इसमें विशेष तौर पर मणिपुर के मैदानी भागों में रहने वाले वैष्णव परिवारों के धार्मिक उत्सवों के और उनके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है मणिपुर के जो मैदानी भागों में रहता है फ्रेंड्स, वहां जो वैष्णव परिवार है वो धार्मिक उत्सवों के लिए अपने इसका इसका प्रयोग करता है, इसको प्रदर्शित करता है, एक तरह से धार्मिक से जुड़ा हुआ है। और जो संकीर्तन मंदिर है फ्रेंड्स, उसका केंद्रीय भाग में होता था। तो यह जो मंदिर है संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है, जबकि यह कलाकार गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन और कृतियों के वर्णन करता है। तो संकीर्तन मंदिर से संबंधित है, इसका केंद्रीय भाग में यह होता है फ्रेंड्स, और ये जो है भगवान कृष्ण के जीवन और कृतियों का वर्णन करता है। बड़े ही विशिष्ट रूप में उपासकों से भरे हॉल में ढोलक बजाने वाले और गायक गायक नर्तक अपने कला प्रदर्शन, तो ढोलक भी यहाँ पे रहता है। फिर ऐसा नहीं कि सिंगल एक कोई वाद्य यंत्र होगा। ठीक है, हालांकि आप क्या करिएगा, करताल जो वाद्य यंत्र है इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, इसको एक बार इमेज देखिएगा कैसा है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में पूछ रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना, इसको विचार करिए और कूटो सही पूछा है, इनमें से कथन कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन है, तो इसको देखिए, सौत्रांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। जो सौत्रांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे, ये जो दो संप्रदाय हैं फ्रेंड्स, ये जैन मत के संप्रदाय हैं क्या, ये बताइए। दूसरा, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फोनिमी फोनिमिना, है ना, कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये आप चीजों को देख पा रहे हैं, ये दो ऑप्शन है, इसको समझिए। इसका क्या होगा आंसर, इसका केवल दो हो जाएगा आंसर। ठीक है, केवल दो, ये जैन धर्म का नहीं है ये संप्रदाय। ठीक है, आप ये समझ आ रहा है। आगे देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
जो सौत्रांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत, ये बौद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध मत है ये दोनों, ठीक है, बौद्ध मत से संबंधित है, ये जैन मत से संबंधित नहीं है। तो इन चीजों को याद रखिए, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। सर्वास्तिवाद का संबंध बौद्ध संप्रदाय से, इसमें प्रयुक्त सर्व का तात्पर्य तीनों कालों अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान काल से। तो इसमें जो देखिए सर्वास्तिवाद में जो सर्व शब्द इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स, सर्व, इसका अर्थ होता है भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों काल से होता है। इसकी मान्यता है कि दृग्विषय फोनिमिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त रूप में सदैव अस्तित्ववान है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का ट्राई करिए। बोधिसत्व पद्मनी पद्म पानी का चित्र, देखिए आप, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र शाब्दिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, बाघा में है, बादामी में है या एलोरा में है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो बोधिसत्व में पद्म पानी है फ्रेंड्स, ये चित्र का विषय है और बहुत बार ये चित्रकारी में आया है। और कहाँ पे है? बादामी में, एलोरा में, अजंता में या बाघा में? जब बताइए आप, आपको पता है ये अजंता में है। कहाँ पे है? अजंता में। आइए थोड़ा समझिए। बोधिसत्व पद पानी का चित्र जो है अजंता गुफा 1 में अवस्थित है। तो जब अजंता आप इंपॉर्टेंट है, देखिए और मैं एक चीज बता दूं कि आपको जब पढ़ना है तो बादामी, बाघा, एलोरा और इसके बारे में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ते चलना है, क्योंकि बार बार ये विषय है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही विषय है जो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो इस पर डिटेल जाइए आप, जितना डिटेल है सो अजंता में, ठीक है। इसको देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करिए, ठीक है। 6 ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बचा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, है ना। परंपराएं और समुदाय, ये परंपरा किस समुदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने सही है बताइए। चलिहा साहब उत्सव जो है ये सिंधियों का है, ठीक है, सोचिए इसके बारे में। नंदा राय जाता यात्रा जो है ये गोंडा का है। वारी वारकरी संथालों का है। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स? वारी वारकरी संथालों का नहीं है। संथालों के बारे में जब देखिए, ऐसे आप याद रख पाइएगा, जब आप गोंडों के बारे में, संथालों के बारे में, इन समुदायों के बारे में, सिंधियों के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको कुछ परंपरा जब वहां पे दिया गया एनसीईआरटी या कहीं कोई बुक जो आप यूज कर रहे हैं उसमें जब दिया गया है उसको याद रखिए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे सोचिएगा इधर से तो आपको दिक्कत हो सकती है। इधर से सोचिए फ्रेंड, ठीक है, कि क्या आप जब पढ़े होंगे कि गोंडों के बारे में या संथालों के बारे में, संथालों के बारे में ऐसा था कि 3 नंबर वारी, अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर के थोड़े करीब पहुंचते हैं। जैसे कि 3 नहीं होगा फ्रेंड्स, सही सुमेलित पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, तो 3 जहां जहां है वहां कट गया फ्रेंड्स, तो केवल 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 3 नहीं होगा, क्योंकि आपको संथालों के बारे में आपने डिटेल पढ़ा हुआ है या फिर आप गोंडों के बारे में पढ़े हैं, तो आप आंसर के नजदीक पहुंचेंगे। जैसे मैंने 3 एलिमिनेट किया, आप देखिए 3 अगर हटा देता हूं मैं, ठीक है। आपको सब आता है ऐसा जरूरी नहीं कि ये तीनों आपको आता हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तीनों आपको आता है। लेकिन अगर आपको एक संथालो या सिंधियों या फिर गोंडों के बारे में किसी एक के बारे में भी जानते हैं तो आप आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। तुरंत आगे नहीं बढ़ना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस से समझना है कि 3 वाला चीज एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1 है। समझ गए फ्रेंड्स? थोड़ा सा समझिए। जो चलिहा साहिब उत्सव है ये सिंधियों का उत्सव महाराष्ट्र में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये उल्टा हो गया ना, उल्टा ऊपर देख लीजिए। नंद राजा यात्रा नंद राज जात यात्रा जो है ये नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड की है। वारी वारकारी जो है ये विठोबा देवता महाराष्ट्र से संबंधित है। और युग में एक आपको इसलिए सही सुनने मिली थी। तो आप ये चीज समझ गए कि एक जो ये पहला था ये सिंधियों का, ये सही है फ्रेंड्स। और बाकी सब, हालांकि आप ये चीज लिख लीजिए कि सिंधियों का विशेषता क्या है, जब आप वहां पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा। गोंडों का विशेषता नीचे बताया गया, संथालों का। तो आप क्या करिए कि उन चीजों को आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तब जब आप पढ़िएगा तो आपको वहां पे आपको याद आएगा ये चीजें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है या है? तो सूर्य मंदिर से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने का कोशिश करिए। ओंकेश्वर, देखिए यहाँ पर क्या, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकेश्वर, तो कौन है ये 6 नंबर का बताइए। 6 का कूट भी है क्या? 3 ही ऑप्शन, नहीं नहीं कूट है फ्रेंड, 3 ऑप्शन में ही कूट है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करिए, ठीक है। सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए कि सूर्य से संबंधित कौन है। केवल 1, 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए कौन सा सही लग रहा है आपको। आपको सूर्य मंदिरों के लिए कौन सा विख्यात है बताइए। ओंकेश्वर तो नहीं है फ्रेंड, हाँ, ये दोनों बताइए। 3 नंबर करिए, 1 या 2 बताइए, 1 या 2 बताइए।
एक देखिए कितना इजी हो गया आपका, अगर एक एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आंसर पे पहुंच जा रहे हैं। तो अगर आपको पूरा नहीं भी पता है, अगर ये भी पता है बेसिक कि ओंकेश्वर, क्योंकि ये फेमस नाम है ओंकेश्वर, ये ना अमरकंटक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज प्रिपरेशन में थोड़ा गहराई से आप सोचिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा समझिए। जो अरसवल्ली है, इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स, अरसवल्ली ये सूर्य मंदिर है आंध्र प्रदेश या फिर श्री कालुकम जिला। तो जो प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड, जैसे सूर्य मंदिर बहुत कम पाया गया है, तो उसको है ना ब्रह्मा मंदिर बहुत कम पाया गया है। शैव धर्म से जो संबंधित मंदिर है, वैष्णव धर्म से, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आप इसको क्या करिए, पढ़ लीजिए। अमरकंटक जो है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों श्रेणियों में आपको मिल जाएगा। यहाँ जैन मंदिर है, जैन मंदिर को भी आपको देखना है, बौद्ध मंदिर को भी आपको देखना। ओंकेश्वर जो है ये कौन सा, शिव मंदिर, मैंने बताया ना ओंकेश्वर जो है ये आपका शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर नहीं, ये शिव मंदिर ओंकेश्वर। ओंकेश्वर नाम ही शिव का है ना, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ओंकेश्वर प्रदेश खंडवा जिला से संबंधित है, तो ओंकेश्वर। आप में से कौन से लोग इन तीनों मंदिरों में से किसी भी मंदिर में गए होंगे तो कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, आपका प्रिपरेशन बहुत सही चलेगा फ्रेंड्स। आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज को देखिएगा, जितना ज्यादा सिलेबस को देखिएगा, और जितना बार आप बेसिक एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, ये तीन पिरामिड अगर आपका कंप्लीट है तो, और फिर आपको एक आपको मैं ये गाइड करता चलूंगा, तो आपको ये सिलेक्शन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।